सुमन ने अपनी सास से कहा, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। लीला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे पूछ कर बनाती आई है। सुमन ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ, लेकिन जब आप लाती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। लीला जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। सुमन बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। सुमन इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये सुमन के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनीष के विवाह को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूं भी नहीं किया सुमन ने, बस सुबह से शाम तक सास ससुर, देवर ननद, पति बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसे आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को सुमन ही बुरी लगती। लीला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में सुमन से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते लीला जी को, जो लीला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, लीला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी लीला जी। दूसरी तरफ बेचारी सुमन गरीब परिवार से, पिताजी किसान और एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनीष ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। सुमन भी मनीष की बातों पर खरी उतरी, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया अपने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनीष को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ सुमन का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनीष सुमन को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वो लीला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पी रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब सुमन जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। सुमन ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उसी दिन से कुछ कम हो जाएंगे। सुमन खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। लीला जी, एरी, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है, दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। लीला जी इतना कहकर जाप करने लगी। सुमन दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या बाहर से ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर लीला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। लीला जी बोली, सोनम सब ठीक तो है ना? रात के इस वक्त तुम अकेली आई हो या दामाद जी भी साथ है? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से बाहर भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। लीला जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनीष के बापू कहाँ मानने को तैयार थे, कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनीष और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। सुमन, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए
कि बात क्या हुई। सोनम बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। लीला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। सुमन, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई। सोनम फफक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए किट्टी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किट्टी में जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े और कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की भी शादी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत और एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी। नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इस बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। सुमन ननंद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। लीला जी ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी आप संस्कारों की बात तो मत ही कीजिए। ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी तो 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जीजा जी ने। पता है आप सबको, जब मैं ब्याह कर आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया